हेलो चैंपियंस। तो बेटा जिसका तुम्हें था इंतजार, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। चलो आज स्टार्ट किया जाए न्यूक्लियाई। आज रेडी बच्चा पार्टी स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियाई। और ये कुछ हेड पॉइंट दे रखे बेटा, इसमें हम डिस्कस करने वाले। आज इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। शायद आपको लग सकता है बहुत बेसिक लेक्चर हो रहा है बेटा। शुरुआत का कुछ 10-15 मिनट हमने बहुत बेसिक बातें की है बेटा, क्योंकि ये जो सारी चीजें है ना एनसीईआरटी के अंदर कवर कर रखा है बेटा। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो बताना जरूरी हो जाता है। सो हम ये शुरुआत में ये कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर बहुत स्लो लग रहा है तो वीडियो 2 की स्पीड में देख के फटाफट भगा दीजिए, नहीं तो पीछे थोड़ा जाइए। यहां से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। न्यूक्लियस किसे कहते हैं, न्यूक्लियस किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियस, ये सारी चीजें समझने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं न्यूक्लियस की स्टडी पे, कि न्यूक्लियस की स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, ये स्टडी इंपॉर्टेंट इस वजह से हुई, याद करो जब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल अपना दिया था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम का 99.86% जो हिस्सा है बेटा वो खाली है, सिर्फ थोड़ा सा छोटी सी जगह भरी हुई है ना, एकदम हल्की सी थोड़ी सी जगह भरी हुई है। उसके अंदर क्या बैठा है बेटा, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बैठा है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बैठा है, न्यूट्रॉन भी बैठा है ना। ये सब बाद में जब समझ में आया बेटा, न्यूट्रॉन बैठा है, पॉजिटिव चार्ज बैठा है, तो ये समझ में आ गया कि पूरा बाकी का हिस्सा खाली है, सिर्फ इतना छोटा सा हिस्सा भरा हुआ है। अच्छा, एटम और न्यूक्लियस के बीच का थोड़ा सा हल्का सा रिलेशन देता हूं। अगर मैं कहूं कि मान लो 10 मीटर का, मान लो है ना, यहां से मारकर उड़ते हुए सामने चला गया, चलो लाओ यहां से मान लो 10 मीटर का है ना। अब ये किससे ज्यादा ही हो रहा है बेटा, है ना, क्लास में भी ऐसे ही उड़ रही मारकर, पता नहीं क्यों। चलो अब ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई लगता है। चलो अब ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस को इस तरीके से मानो कि अगर आप मान लो 10 मीटर लंबा एक ग्राउंड ले लो, 10 मीटर लंबा है ना, 10 मीटर लंबा कोई हॉल है, उसे एटम मानो कि इतना बड़ा एटम है जो 10 किलोमीटर बड़ा है, 10 मीटर बड़ा जो है ना, 10 मीटर, ये मारकर उड़ते ना दिमाग सटिया गया ना। फिर 10 मीटर बड़ा एक हॉल ले लो, उसका है ना, मतलब उसको एटम समझ लो। तो एटम समझोगे ना तो सुई की नोक के बराबर है ना, हेड ऑफ पिन का हेड जो होता है ना एकदम, उसका नोक उसके बराबर होगा न्यूक्लियस, इतना छोटा। तो अब सोचो कि सारा के सारा मास जो है ना एटम का, वो कहां पे होता है। सारा के सारा मास एटम का न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहां पे होता है? अरे बाबू, न्यूक्लियस के अंदर होता है सारा के सारा मास। न्यूक्लियस मतलब 10 मीटर ग्राउंड, 10 मीटर का जो रूम है बेटा, हॉल है, उसका सारा के सारा मास कहां पे, सुई की नोक के बराबर इस पे रखा हुआ है, और पूरा हॉल खाली है। पूरा हॉल का सेंटर ऑफ मास कहां पे, ये रहा। अच्छा चलो, एक पॉइंट समझ में आया कि इसमें प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, एकदम कस के एकदम पास में से बैठा होगा दुबक के। चलो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ बात ये होती है कि हमें तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, है ना। पॉजिटिव क्या कहते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते, दो पॉजिटिव चार्ज को पास में लेके आओ, ऐसे भाग जाएगा, पास में लेके आओ, ऐसे भाग जाएगा। चलो अब तो ये कैसे दुबक के बैठा है ना, इसको कौन, किसी ने बांध के रखा है, कौन सा फेविकॉल लगा दिया, फेविक्विक लगा दी, चिपक गया। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, याद करो उस दिन जब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने सोर्स के तरीके से, अल्फा पार्टिकल का सोर्स तरीके से उन्होंने 83 बिस्मथ लिया था। याद आया, उन्होंने बिस्मथ में से अल्फा पार्टिकल को निकाला था। अब बिस्मथ क्या है सर, वो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उससे हमें क्या है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकल रहा था। हाँ सर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, लेकिन क्यों निकल रहा है और कहां से निकल रहा है। अच्छा, उसके एटम से निकल रहा है। एटम में कहा बेटा, एटम के अंदर 2 ही चीज होती है, एक खाली पार्ट और एक न्यूक्लियस। तो खाली पार्ट में से तो कुछ नहीं निकल रहा है, तो कहां से निकल रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर से। तो ये बातें सामने आई कि न्यूक्लियस के अंदर जरूर कोई खिचड़ी है, बहुत बड़ा कोई झोल है या कुछ है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर से कुछ निकल रहा है। तो भाई साहब, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्या ये अलग ही दुनिया है एक, और इस अलग दुनिया के बारे में
हम अलग से चैप्टर बनाए हैं न्यूक्लियाई, जहां पे हम इसको थोड़ा सा, है ना, आपने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा इसे खोद के देखा गया है कि न्यूक्लियाई के अंदर क्या है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है। रिसर्च आगे बढ़ती गई, समझ आता गया, डिस्कवरी होती गई, पता चलता गया, और पता चलने के बाद ये पता चला बेटा, है ना, सूत्रों से ये पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ लोग रहते हैं। कौन रहता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और चार्ज बगैर का न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली ऐसे कह दिया गया कि भाई साहब इनको न्यूक्लियॉन्स कह दो। अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कहते, इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते, जापान में रहने वाले को जापानीज कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर में रहने वाले को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक मास नंबर? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटम का नंबर। एटम का नंबर कैसे मिलता है? हाइड्रोजन पहले नंबर पे, हीलियम दूसरे नंबर पे, लिथियम तीसरे नंबर पे। जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, या कहे तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो कभी है ना देता है लेता है, देता है लेता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोटेट किया जाता है ना, Z। आपको ये सब बकवास मतलब 9th की चीजें बेटा ये सब, लेकिन एनसीईआरटी छाप रखे तो क्या करो। एटॉमिक नंबर मतलब Z होता है, Z मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है ना बेटा, वो बताता है कितना है। अगर प्रोटॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो एलिमेंट बदल जाएगा। अगर आपको एलिमेंट बदलना है, अगर आपको एलिमेंट बदलना है ना, कोई आपका दोस्त आपके पास गोल्ड लेके आया, गोल्ड, है ना, उसके न्यूक्लियस में जो था ना बेटा 79 इलेक्ट्रॉन, है ना, 79 पॉजिटिव चार्ज, है ना, 79 प्रोटॉन थे। एक काम करो, उसे 78 कर दो या 80 कर दो, है ना। इसे काम करो, उसमें 78 प्रोटॉन कर दो या 80 प्रोटॉन कर दो, भाई साहब वो एटम तुम्हारा बदल जाएगा, गोल्ड गोल्ड नहीं रहेगा। दूसरे दिन आके आपको बहुत चिल्लाएगा कि भाई साहब मेरा प्रोटॉन, मेरा गोल्ड ला, मेरा गोल्ड ला। आपका वो गोल्ड बदल जाएगा, ठीक है। चलो, मास नंबर मतलब उसका मास कितना है, उसका मास कितना है। मास निकालने के लिए बेटा मतलब भारी भारी लोग कितने हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और उसके अंदर न्यूट्रॉन। चलो, चीची गंदा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितना प्रोटॉन? ए प्रोटॉन। कितना न्यूट्रॉन? बी न्यूट्रॉन, है ना। तो इसे कहा जाता है कलेक्टिव। मान लो जैसे ऐसे कह दो कि मेरा मान लो क्या है ना 10 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर क्या हुआ? 10 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, टोटल 18 लोग हैं न्यूक्लियस के अंदर। मास नंबर है तुम्हारा 18। क्या है? 18। उसे ए से डिनोटेड किया जाता है। किससे? ए से। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मुझे ये लग रहा है मैं सब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, बहुत ज्यादा बकवास किए जा रहा हूं, बहुत फालतू बातें हो रही बेटा ये सब। चलो वीडियो भगा दो आप, ये लोग सब वीडियो भगा दो, आगे चलो। और होता है न्यूक्लियर मास, है ना। न्यूक्लियर मास निकालना है तो न्यूक्लियस के अंदर जो है ना बेटा, ये न्यूक्लियस का मास 10 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, है ना। तो कितने प्रोटॉन का मास खुद का होता है ना, प्रोटॉन का खुद का वजन होगा, मास होगा खुद। कितने प्रोटॉन ऐसे? 10 प्रोटॉन है। और कितने न्यूट्रॉन है? 8 न्यूट्रॉन है। इनका वजन मास निकालोगे, एक का मास इतना तो 10 का मास इतना, एक का मास इतना तो 8 का मास इतना, टोटल मिला के निकाल दो, आपका निकला है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा? 1.67 into 10⁻30 kg। ये वैल्यू याद रख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो सेम 1.67 10⁻27 kg। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 kg, जो बहुत हल्का है। हल्का, इतना हल्का है, इतना हल्का, इतना हल्का, इतना हल्का है, हल्का नहीं हल्का है कि 1837 इलेक्ट्रॉन को एक साइड में रखोगे ना बेटा, 1837 इलेक्ट्रॉन को, लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन को, अप्रोक्स 2000 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस हाथ पे 2000 इलेक्ट्रॉन है और इस हाथ पे एक प्रोटॉन है, तब जाके बराबरी हो जाएगी।
इतना हल्का इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन की बराबरी करने के लिए इसको 1837 लगभग 2000 लोगों को लाना होता है, तब जाके बराबरी कर पाता है। इतनी बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया, खतरनाक हो यार आप लोग तो, जहां जाओगे ना वहां पे तहलका मचा दोगे आप लोग, फोड़ के रख दोगे आप लोग। न्यूक्लियाइड को डिनोटेट करने का तरीका बेटा एक्स मतलब एलिमेंट, जैसे हीलियम है ना, ये आपका ए होता है और ये आपका सॉरी आपका जेड होता है, वो आपका ए होता है। जेड और ए ऐसे भी लिखा जाता है, जेड और ए हम लिखते हैं ना 2He4 है ना। चलो इसमें प्रोटॉन कितना है बताओ फटाफट, 2। प्रोटॉन कितना है 2। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है 4। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है 4। अगर न्यूट्रॉन चाहिए आपको कि न्यूट्रॉन कितना है ना, ऊपर में से नीचे को निकाल दो, 4 - 2 आंसर है 2। डन, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। हाँ अब होता है थोड़ा धमाकेदार टॉपिक। चलिए अब यहां से हम शुरू करेंगे कुछ धमाकेदार टॉपिक। बहुत ही प्यारी टॉपिक है बेटा, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर। चलो कॉपी कर लिया ना? चलो आइसोटोप, बता बेटा आइसोटोप क्या होता है? क्लास 9 से पढ़ते आ रहे बेटा, आइसोटोप्स है ना। क्या बेटा? आइसोटोप, आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स बताओ 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 जल्दी जल्दी जल्दी। आइसोटोप मतलब अगर दिमाग में आइसोटोप आ गया ना तो सीधा एक काम करो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना आइसोटोप के बारे में तो एक काम करो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप याद कर लो। 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, क्या बेटा? ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। 3 आइसोटोप। अब चेक किया जाए बेटा आइसोटोप में थोड़ा डिटेल में, जो क्या देखा आप जिस तरीके से याद करते रखते हैं इसे थोड़ा फील करते बेटा अच्छे से। चलो प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन, तीनों में प्रोटॉन 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 सेम है। अगर प्रोटॉन सेम है मतलब एलिमेंट कैसा है बेटा? एलिमेंट भी सेम है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, मतलब सब में एलिमेंट सेम है। एक ही एलिमेंट के बारे में आप कंपेयर कर रहे हो, एक ही एलिमेंट को आप कंपेयर कर रहे हो। चलो और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। न्यूट्रॉन की बात की जाए तो देखो, अब न्यूट्रॉन निकाला हो तो क्या करते होते? ऊपर वाले इस माइनस नीचे वाला, एक में से एक चला गया 0, 2 में से एक चला गया 1 न्यूट्रॉन है, 3 में से एक चला गया 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? जिनका ए सेम है, 1 1 1 सॉरी जेड सेम है, किनका? जेड सेम है और ए डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर आर डिफरेंट, उसको क्या कहा जाता है? एक दूसरे के आइसोटोप। ठीक है बेटा, ऐसे याद रखो, कुछ भी याद रख लो, इसमें से किसी भी तरीके से याद कर लो, इसे बस आइसोटोप को याद कर लो। लेकिन आइसोटोप क्या होते हैं? ग्रीक वर्ड के हिसाब से आइसोटोप मतलब सेम प्लेस। क्या बेटा? आइसोटोप का मतलब होता है सेम प्लेस, सेम प्लेस, एक ही जगह पे रहने वाले। पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन तो एक ही है ना बेटा, हमने हाइड्रोजन को एक ही जगह दी है, लेकिन ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, तीनों 3 हाइड्रोजन के ही है बेटा। तीनों 3 की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बेटा। अच्छा हमें ये बताइए, आपको अच्छा केमिस्ट्री अच्छे से आती हो तो हमें ये बताइए कि केमिकल प्रॉपर्टी किससे बनती है बेटा, क्यों बनती है? तो केमिकल प्रॉपर्टी बनती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। मेनली केमिकल प्रॉपर्टी जो शो करता है बेटा, है ना, बॉन्डिंग वगैरह बनाता है, वो किससे बनती है बेटा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये पता चलता है बेटा उसके पास जो केमिकल प्रॉपर्टी वो कैसी शो बताएगा, मतलब है ना, रिएक्शंस कैसी होंगी। अच्छा
फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? रंग, कलर, डेंसिटी, मास, है ना, ये सारी चीजें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है। हार्डनेस कितना है, कितना हार्ड नहीं है, कौन से स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, ये सारी चीजें उसकी, है ना, मेल्टिंग पॉइंट उसका, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, क्या क्या टेम्परेचर पे वो आयोनाइज हो जाएगा, मतलब आयोनाइज मतलब केमिस्ट्री केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी आ गई। बाकी ये जो जितनी प्रॉपर्टी पहले बताई, रंग रूप बेटा, है ना, आप ज्यादा ध्यान देते हो रंग रूप पे, तो ये रंग रूप, रंग है ना बेटा, कलर वलर, तो ये सारी चीजें क्या होती है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ये कहां से आती है? इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों की बेटा अलग अलग है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे अलग अलग हुई, आइए थोड़ा इसका ओवरव्यू देखते हैं और इसे समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे अलग अलग होती है। चलिए, जगह है तो मिटा देता, इधर ले ले, चलो आइए। देखो, ये तुम्हारा एटम, उसके अंदर का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, मतलब न्यूक्लियस छोटा है। न्यूक्लियस छोटा है, वहां से लाइट आ रही है। लाइट के अंदर क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं, और फोटॉन्स के पास क्या होती है? वेवलेंथ होती है। हमने एनसीईआरटी कहती वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा, कुछ वेवलेंथ आ रही थी, ऐसे आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, कुछ वेवलेंथ इसमें से पास करके चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। कुछ वेवलेंथ इस पर टकरा जाएंगी बेटा, है ना, टकराने के बाद रिटर्न हो जाएंगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ रिटर्न हो जाएंगी, और कुछ जो रिटर्न होंगी वो हमारी आंखों पे आएगी और हमें वो कलर दिखेगा। जैसे आज मैंने पिंक कलर की सेट पहन रखी ना बेटा, आपकी आंखों में पिंक कलर का ऐसा कॉम्बिनेशन वाला रेज आ रही है ना बेटा, आपको ये जो लाइट है आपको ये क्या दिखा दे रही है? इसे पिंक दिखा रही है, आपको दिखाई दिया, ठीक है। चलो, यही कलर क्यों गया? क्योंकि इसकी साइज ये थी। अगर मैंने क्या किया, मैंने अंदर दो लोगों को बिठा दिया, दो लोगों मतलब एक न्यूट्रॉन को भी बिठा दिया। जैसे अंदर न्यूट्रॉन को बिठाया, ये थोड़ा न्यूक्लियस बड़ा हो गया। न्यूक्लियस बड़ा हो गया मतलब भारी हो गया, दो दो लोग हो गए अंदर। लिफ्ट के अंदर जो था बेटा, इसका मास बढ़ गया, भारी हो गया, है ना, भारी हो गया। अभी भारी हो गया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ और स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, अट्रैक्शन भी बढ़ गया। दूसरे के साथ ऐसे खड़ा है, दूसरी वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा, खुद वाले को भी अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्डिंग भी स्ट्रांग बना देगा, डेंस हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। अच्छा, आपको पता नहीं हो, ये बनाता है H2O, है ना, क्लास 11 में पढ़ रखे हो, ये बनाता है H2O जिसे आप वाटर कहते हो, और ये बनाता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं हैवी वाटर। और ये कहाँ पे यूज होता है पता है? मॉडरेटर के फॉर्म में यूज होता है। मॉडरेटर मतलब रेसिंग कार वगैरह जो होगी ना, रेसिंग कार जहां पे इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उसे कूल करने के लिए ये चीज यूज होती है वहां पे। चलो, ये क्लास 11 की केमिस्ट्री का एक स्पेशल चैप्टर आपने पढ़ रखा था ना, हाइड्रोजन, उसके अंदर ये सारी चीजें थी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो, साइज बड़ी हो गई, जैसे ही साइज बड़ी हो गई, ये जो आएगा फोटोन, अब अलग वाला फोटोन, अलग टाइप का फोटोन इस पर टकराएगा और अलग कलर दिखाई देगा। मतलब जैसे ही न्यूक्लियस की साइज छोटी बड़ी होती है, वैसे कलर बदलता है। मतलब ये पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है, क्यों? इस पे पिंक कलर चढ़ाया गया है। पिंक कलर चढ़ाया गया है मतलब इसके ऊपर एक ऐसा मतलब एटम जो है ना, एटम के अंदर से ऐसी वेवलेंथ इस पर टकरा के वापस आ रही है बेटा, जो आपको सिर्फ और सिर्फ पिंक दिखाई दे रही है। ये खेल एटम के न्यूक्लियस की साइज का है। समझा गया बेटा? बहुत बढ़िया, कतई जहर एकदम। ट्रिटियम कर दिया, ट्रिटियम कर दिया ना, तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया बेटा, है ना, बहुत बड़ा न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो गया तो ये भी वापस, हमारे अंदर तो दो दो न्यूट्रॉन आ गए। कितने आ गए? 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ये तो नाइंसाफी हो गई, प्रोटॉन की कंपेयर में न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया, नहीं चलेगा, तो ये इनस्टेबल हो गया। ये क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया तो ये क्या हो गया? अंदर से रेडिएशन बाहर निकालने लगा। भाई साहब, हम जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक हम क्या निकालेगा? अंदर से रेडिएशन निकालेगा। ये रेडिएशन निकाल, ये रेडिएशन निकाल, अंदर से रेडिएशन निकाले जा रहा है ऐसे, है ना। कब तक निकालेगा? जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। अब समझ में आया? थोड़ा सा हिंट समझ में आया बेटा कि रेडिएशन क्यों निकलता है? खुद को स्टेबल करने के लिए। अच्छा, ये बताइए, कोई भी रिएक्शन स्टेबल कब होती है? मतलब हिंट दे देता हूं रिएक्शन का भी।
इसे मिटा दे रहा हूं, देखो देखो। चलो 1 2 3। चलो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्यों होती बेटा बताइए? कोई भी चीज रिएक्शन अपने आप क्यों होता है? टू अचीव, दुनिया में जो भी चीज अपने आप हो रही है ना, ऊपर से नीचे एप्पल गिरा, आप आंसर दोगे ग्रेविटी। आंसर ग्रेविटी नहीं है, आंसर ग्रेविटी है ही नहीं। ठीक है, ग्रेविटी आपने कह दिया, ठीक है। क्या करने के लिए? अपनी एनर्जी को कम करना चाहता था, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है। कहां बढ़ता है? कोई भी चीज स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। सन के अंदर रिएक्शन क्यों हो रहा है? सन अंदर से एनर्जी क्यों निकाल रहा है? टू अचीव स्टेबिलिटी, है ना। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपने नाम सुन रखा होगा, यूरेनियम वोरेनियम जो होते हैं ना बेटा, अंदर से क्या निकालते हैं बेटा? एनर्जी निकालते हैं। क्यों एनर्जी निकालते हैं? क्यों रेडिएशन निकालते हैं? टू अचीव स्टेबिलिटी। चलो आइए एग्जांपल ले लिया जाए। मान लो मेरे पास ए है, उसमें बी मिलाया और सी बन गया। उसने कितनी एनर्जी निकाली? 10। मेरे पास पी है, उसमें क्यू ऐड कर दिया, है ना, और अपने आप बिना कोई कंडीशन के मान लो पी क्यू और आर बन गया, उसमें से 100 जितनी एनर्जी निकली। मेरे पास एक्स है, उसमें वाई ऐड कर दिया, वो वाला एक्स वाई नहीं है बेटा क्या बन गया? जेड। और कितनी एनर्जी निकली? 1000। चलो अब मुझे बताओ, ये तीनों रिएक्शन में से, है ना, कौन सी रिएक्शन इज मोर स्टेबल? कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी? फटाफट समय होता है, 1 2 3 स्टार्ट करो। कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो सभी बच्चों का आंसर आया होगा ये क्यों। ये रिएक्शन क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है? रिजल्ट दिखाया जाए। देखो ए और बी, बच्चों ध्यान से देखो, मेरे हाथ में ए है और ये हाथ में बी है। मैंने इसको ऐसे मिलाया, क्या बन गया? सी। लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल भी है ना। मैंने ऐसे किया, ए और बी को लिया ऐसे, एक और बी को लिया ऐसे, जुम 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 जुम। देखो आपके पास सी दिख रहा है, ये रहा सी। चलो ठीक है। अब मैंने सी देखा, मैंने बोला कि इसमें से तो थोड़ी सी एनर्जी निकली है ना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी। लाओ देखो, अब ये देखो बच्चों, ये सी है ना, सी को मैं ऐसे ऐसे हाथ से घिसूंगा, ऐसे ऐसे घिसा, देखो इसमें ए और बी अलग अलग दिखाई दे रहा है। ए भी पड़ा हुआ है, बी भी पड़ा हुआ है। सी के मैंने कितनी एनर्जी दे दी बेटा? 10 जितनी एनर्जी दे दी। सी को मैंने कितनी एनर्जी दी? 10 जितनी एनर्जी दे दी। वापस वो ए प्लस बी बन गया, है ना। मतलब हाथ पे घिसते ही वो वापस रिटर्न चला गया। पी प्लस क्यू बन गया आर, ठीक है, आर बन गया। उसके अंदर से कितनी एनर्जी निकली? 100 जितनी। अब मैंने आर लिया, मैंने ऐसे किया, देखो ये रहा पी और ये रहा क्यू, जुम 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 जुम, ये रहा आर। लेकिन आर को मैंने ऐसे घिसा, लेकिन मेरे हाथ की हथेलियों के फ्रिक्शन से उसे 100 जितनी एनर्जी नहीं मिली, तो वो वापस पी प्लस क्यू नहीं बना। मतलब हाथ की हथेलियों पे घिसने पे वो स्टेबल है, इतनी स्टेबल तो है कि हाथ की हथेलियों से वापस वो रिटर्न नहीं जाता, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसे धूप में रख दिया, आर को धूप में बैठे बैठे उसने ऊपर से एनर्जी ले ली, कितनी? ऊपर वाले ने एनर्जी दे दी इसे 100 जितनी, तो 100 जितनी एनर्जी लेके धूप से वापस वो क्या बन जाएगा? पी प्लस क्यू। आप धूप में लेके जाओगे आर, वहां पे मिलेगा पी प्लस क्यू। क्या बात है। चलो एक्स वाई गिव जेड, इसमें कितनी एनर्जी निकली? 1000। अगर एक्स और वाई को मैं सब जुम 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 करके मिलाया तो जेड बन गया। और जेड को मैं हाथ से घिस रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। उसे धूप में रख दिया, कुछ नहीं हुआ। अगर उसे हीट करूंगा मतलब उसे गर्म करूंगा तो क्या होगा बेटा? उसके पास ये था, गर्म करूंगा 1000 जूल जैसे जो एनर्जी उसे मिल जाएगी। जैसे उसे 1000 जूल जितनी एनर्जी मिली, वापस वो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स प्लस वाई वापस बन जाएगा, एक्स प्लस वाई वापस बनेगा। मतलब उस इतना स्टेबल है कि वो आप धूप में रखोगे फिर भी उसे कुछ नहीं होगा, आप हथेलियों से घिसोगे तभी भी कुछ नहीं होगा। वो स्टेबल कब अनस्टेबल कब होगा? जब आप उसे हीट करोगे। ये हथेलियों पे घिसने पे अनस्टेबल, ये धूप में रखने पे अनस्टेबल, और ये गर्म करने पे अनस्टेबल। मतलब जो जितना ज्यादा एनर्जी निकालेगा, रिपीट करो ध्यान से, जो जितना ज्यादा एनर्जी निकालेगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो कोई भी चीजें अपने आप क्यों होती बेटा? एनर्जी निकालने के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया।
तो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन बढ़ने से, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन बढ़ने से क्या हो रहा है, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा, भैया हमें हमें छोटा करिए, हमें छोटा करिए, हम हमारे अंदर से एनर्जी निकालेंगे, भाई भैया एनर्जी निकालेंगे, और निकालते निकालते खुद को छोटा करते जाएंगे। चलो ऐसे ही हमारे यहाँ पे कुछ आइसोटोप मिलते हैं, उस आइसोटोप की वजह से मास अलग होता है, मास अलग होता है मतलब एटम का मास अलग लिखा जाता है। एटॉमिक मास आपने कभी पढ़ रखा होगा, लाइक हम ले ले क्लोरीन का, क्लोरीन का मास हम लिखते हैं 35.5। ऐसा क्यों, क्लोरीन का मास हम 35.5 क्यों लिखते हैं बेटा, क्लोरीन का ये 35.5 क्यों होता है, तो 35.5 होने का रीजन है आइसोटोप। क्या है बेटा, आइसोटोप। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। ठीक है, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। और ये 35 वाला जो क्लोरीन होता है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में 75% होता है, और ये होता है 25%। जो होता है ना क्लोरीन, उसमें क्लोरीन, टोटल क्लोरीन में कितना होता है, ये 75% ये होता है और 25% ये होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा ना, हमने इसका मास लिखा ना हमने इसका मास लिखा, हमने जो ये एटॉमिक मास लिख रखा है ना बेटा, हमने क्या किया, इसका एवरेज हमने निकाला, एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, अच्छा 75% कितना है, 35 है, 75% 35, 25% 37 है, 25% 37 है, डिवाइड बाय टोटल क्या 100% हो रहा है, तो खत्म, डिवाइड बाय 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और इसको काट पीट के अगर जो आप आंसर निकालोगे बेटा, तो आपका 35.5 आएगा, AM। ये होता आपका एवरेज एटॉमिक मास। डन बेटा, इतना यही चीज होती है। अगर ये चाहो तो आप है ना, गोल्ड जो होते हैं, गोल्ड के पता है आपको, गोल्ड जो होते हैं ना, गोल्ड के पास लगभग 32 जितने आइसोटोप होते हैं गोल्ड के पास। ऑक्सीजन का भी होता है, ऑक्सीजन का भी आपको पता होगा बेटा, ऑक्सीजन का। ठीक है, चलो ये होता है आइसोटोप, खत्म कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद शुरू होता है आइसोबार। क्या होता है बेटा, आइसोबार। लिथियम के भी दो होते हैं, कार्बन के भी होते हैं, सबके अपने अपने आइसोटोप होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार, मैंने दो एलिमेंट लिए, दो एटम लिए बेटा, एक हाइड्रोजन लिया ये, एक हीलियम लिया ये। मैंने देखा कि इसके अंदर ना ही प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन के बारे में बात करो, इसमें 1 इसमें 2, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रॉन के बारे में बात करो, इसमें 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, इसमें नहीं न्यूट्रॉन सेम है। बट एटम प्रोटॉन की बात करो, मतलब ए की बात किया जाए, सॉरी जेड की बात किया जाए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब एटॉमिक नंबर अलग अलग है। और मास नंबर की बात की जाए, मास नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब Z, मास नंबर मतलब A। इसमें भी 3 लोग हैं और इसमें भी 3 लोग हैं, मतलब सब कुछ अलग अलग है, लेकिन अंदर जो बैठे हैं वो टोटल 3 लोग हैं। ठीक है, 1 बॉयज 2 गर्ल्स, 2 बॉयज 1 गर्ल्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से अंदर बैठे हुए है ना बेटा। अब ये नहीं, ये हटा दो, आप कुछ और सोचोगे आप, है ना, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए। चलो तो इस तरीके से बैठे बेटा, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ऐसे मैंने 2 एटम उठा लिए जिनके लगभग दोनों का मास सेम है।
दो अलग अलग एटम हैं, फिर भी दोनों का मास लगभग सेम है। तो इनके मास सेम होने की वजह से, न्यूक्लियर मास सेम होने की वजह से, न्यूक्लियस का मास सेम होने की वजह से जो प्रॉपर्टी बनती है, जैसे कलरपन, न्यूक्लियस का साइज, ये सारी भी चीजें बेटी कैसे होंगी, सेम होंगी, डेंसिटी वगैरह। फिर क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें जो बनती है ना बेटा, ये कहाँ से आएंगी, इसकी वजह से आएंगी। और ये इन दोनों में लगभग कुछ ना कुछ चीजें सेम आती हैं। इसे कहा जाता है आइसोबार्स। अब आता है आइसोटोन। क्या आता है, आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है बेटा, आइसोटोन मतलब मैं एग्जांपल ले लो, मैंने 2 एग्जांपल ले लिया। चलो, इसमें प्रोटॉन देखो, इसमें 17 प्रोटॉन है, इसमें 19 प्रोटॉन है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें न्यूट्रॉन देखो, इसमें 37 माइनस 17 20, 39 माइनस 17 20। अरे वाह, प्रोटॉन डिफरेंट है बट न्यूट्रॉन सेम है ना, न्यूट्रॉन सेम है। ए अलग अलग 17 19 मतलब ए जो है, सॉरी जेड जो है, जेड भी अलग अलग है, 17 नंबर और 19 नंबर अलग अलग। ए की बात की जाए तो 37 नंबर और 39 नंबर, ये भी अलग अलग, बट नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूट्रॉन आर सेम। मतलब इसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है वो दोनों में कैसे बेटा, सेम है। बहुत बढ़िया, इतनी बातें क्लियर है। और ऐसे जैसे 2 एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन सेम है, उन्हें क्या कहा जाता है, एक दूसरे का आइसोटोन कहा जाता है। अब बेटा लास्ट में आता है आइसोमर। क्या आता है बेटा, आइसोमर। ऐसे देखो, आइसोमर में ना बेटा, आपने ये आइसोमर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा होगा, केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्मार्ट आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा होगा। आइसोमर क्या होता है बेटा, है ना, शेप अलग होता है, अरेंजमेंट अलग होती है, एक ही चीज लेकिन अलग अरेंजमेंट में दिखाई देती है, तो उसे एक दूसरे को आइसोमर कहा जाता है। बहुत सारे के आपने तरह के नाना प्रकार के आइसोमर आपने पढ़ रखे यहाँ पे, लेकिन हम बात करें न्यूक्लियस के आइसोमर, एटम के आइसोमर। एटम के आइसोमर क्या होता है, इसके अंदर का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस भी सेम है। इसके अंदर जितना प्रोटॉन उतना प्रोटॉन यहाँ पे, जितना यहाँ पे न्यूट्रॉन उतना न्यूट्रॉन यहाँ पे, जितनी जगह ये ले रहा है उतनी जगह ये ले रहा है, सब कुछ बराबर है। लेकिन क्या हो गया, ऐसा हो गया, हो क्या गया बेटा, ऐसे हो गया। ऐसा मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, ओके चलो। एटम को मैंने एक रूम में बंद कर दिया था, और ये रूम में क्या होगा, दोनों सेम एटम। अभी देखो ये मार्कर है, मार्कर को ऐसे बीच में से तोड़ के आधी मार्कर यहाँ पे, आधा मार्कर यहाँ पे। मान लो ये मेटल था, एल्यूमिनियम था, आधा एल्यूमिनियम तोड़ के आधा एल्यूमिनियम यहाँ पे और आधा एल्यूमिनियम यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने पास में जाके एक यूरेनियम रख दिया है, ये यूरेनियम है। यूरेनियम के अंदर से क्या निकल रहा था, रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकल रहे थे, है ना। वो रेडिएशन सीधा यहाँ पे चले गए, और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की एनर्जी बदल गई। क्या चेंज हो गई, एनर्जी चेंज हो गई। जितनी एनर्जी पे था उस एनर्जी, उसका स्टेट चेंज हो गया। मतलब एटम में चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसके न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ गई, उसके अंदर रेडिएशन लग गया। उस रेडिएशन को निकालते निकालते उसको स्टेबल होते 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 हजारों साल लग जाएंगे बेटा। किसी को 100 साल लगेंगे, किसी को 500 साल लगते थे, किसी को हजारों साल लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आपको कहीं रेडिएशन आपने वहां दिए, तो यूरेनियम वगैरह ऐसे इलीगल तो आप चुरा भी नहीं सकते हो, ना ही ला सकते हो, है ना। गोल्ड तो एक बार आप कहीं से है ना एडजस्ट करके, डायमंड वगैरह कहीं से एडजस्ट करके आप है ना बड़े बड़े डायमंड को भी चुरा सकते हो, लेकिन यूरेनियम इतनी खतरनाक चीज है ना बेटा, आप उसे चुरा नहीं सकते हो, है ना। फिर इलीगल तो ये तो सप्लाई होती रहती है, आपको भी पता है सारी चीजें। चलो, यूरेनियम जो था ना, यूरेनियम हमने यहाँ पे लाके रखा, यहाँ पे इसमें रेडिएशन आ गया, मतलब ये भी रेडियो एक्टिव हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट को पता चला कि आपने यूरेनियम लेके लाया, तो आपके जितने भी इसके कांटेक्ट में जितनी भी चीजें रहेंगी सबको तोड़ फोड़ के
स्टील के बड़े बड़े डिब्बे में डाल करके उसे जमीन में दबा दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो हजारों सालों बाद वापस है ना उसकी रेडिएशन 0 हो जाए तब तक, ठीक है। चलो ये था यहाँ तक का बेटा पार्ट 1 है ना, फर्स्ट पार्ट हमने खत्म किए। आगे से नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं न्यूक्लियर के। टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हैव अ गुड डे।